गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक एमपी पुलिस पीवाईपी का हम बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट सेशन पढ़ रहे हैं जो अभी एम डब्ल्यू एफ यानी मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे में आता है। कल मंडे किसी कारणवश ये क्लास नहीं आ पाई, इसलिए ये क्लास आज आ रही है और वेनेसडे को अपने टाइम पर आएगी। कितने बजे ये सेशन होता है? शाम को 5 बजे। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो कंप्लीटेड टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क हमने पूरा पढ़ लिया है, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में इन्हीं चैप्टर्स के सबके टेस्ट भी हो चुके हैं और टेस्ट के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। टेस्ट में मैंने आपको 2015 से लेकर 2019 तक के सारे प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दे रखे हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी वो लोग प्ले लिस्ट से जाके पहले चैप्टर को पढ़ें। फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल हमने शुरुआत की है चैप्टर की। किसी भी चैप्टर को आप फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे और प्ले लिस्ट के बाद फिर आप टेस्ट देखेंगे तो आपसे मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-3 बार भी रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लास की ओर। तो अभी हमारी 2 क्लास चल रही हैं। एक क्लास डिस्काउंट की जो सुबह 10 बजे डेली होती है और ये आज सुबह से शुरू हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी डिस्काउंट की क्लास नहीं देखी है तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो आप उसको डिस्काउंट को पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट से। सुबह डेली 10 बजे होती है। और सेकंड क्लास जो अभी चल रही है ये एमपी पुलिस पीवाईपी सेशन की क्लास है जो शाम को 5 बजे अभी अल्टरनेट चल रही है, मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे में। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेट 19 अगस्त, शिफ्ट सेकंड, और शिफ्ट सेकंड का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो जिन स्टूडेंट ने इससे पुरानी वाली क्लास नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है पार्ट 1 के नाम से, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके एमपी पुलिस पीवाईपी सेशन की एक प्ले लिस्ट है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं जितने भी मैंने पेपर कराए हैं। तो बिना किसी टाइम को गवाते हुए हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने शायद आपको ये होमवर्क में दिया था, तो किसी 1 या 2 लोगों के ही आंसर आए थे मोस्टली इसके, ना इसका आंसर शायद 110 आया था। देखते हैं कैसे। एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। देखिए ये पीवाईपी सेशन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अर्थमेटिक से, एडवांस से। तो हमें तो केवल इतना याद रखना है कि जो क्वेश्चन जैसा आ रहा है उसको हम कंसेप्ट के लॉजिक के हिसाब से चलते पढ़ते चलेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आयताकार टैंक है। तो ये आयताकार टैंक क्या होता है तो आप जानते हैं, आयत वो होता है, आपको इतना तो पता ही होगा आयत क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आयत वो होता है जिसकी लंबाई बराबर होती है और जिसकी चौड़ाई भी बराबर होती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 10 और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, है ना। और इसकी जो पानी भरा है, एक्चुअली ये 3D इमेज है। अगर आप इस 3D इमेज को देखेंगे तो मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक वो है आपका, तो इसमें मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई है 5, तो इसमें 2 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। यानी अगर आप इसकी 3D इमेज भी बनाना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लीजिए मैं बना देता हूँ इस तरह से ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बात वो है कि आपको समझाने का तरीका है। तो आप देखेंगे ये इस तरह से इसकी 3D इमेज बन गई, इस तरह से ये बनेगी, है ना। तो आप देखेंगे इस तरह से ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, यानी यहां तक इसमें पानी भरा है। तो आपको उस गीले तल का क्षेत्रफल बताना है। देखिए गीले तल से मतलब होता है सरफेस एरिया। तो ये क्यूबॉइड बन गया हमारा। मेंसुरेशन में जब हम 3D पढ़ेंगे तो उसमें मेंसुरेशन में मैं आपको क्यूबॉइड बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्यूबॉइड क्या होता है? एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबॉइड। क्यूब वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी होती है, और क्यूबॉइड वो होता है घनाव, जिसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है, ठीक है। तो उसका कोई वॉल्यूम पूछे क्या होता है उसका आयतन, तो उसका आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ये उसका क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हमें उसके सरफेस एरिया की बात करनी है कि पानी कितने एरिया में है। तो एक्चुअली में इसका सरफेस एरिया होता है 2 और ब्रैकेट में क्या होता है? LB प्लस BH और प्लस HL, ये होता है इसका सरफेस एरिया। अब आप बताइए सरफेस एरिया में ये पूरा बॉक्स कवर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? 2 लंबाई। देखिए ये फॉर्मूला क्यों होता है तो आप समझिए, हर चीज को समझिए। LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 1 लंबाई गुणा चौड़ाई ये है, तो 1 लंबाई गुणा चौड़ाई ये है, इसलिए 2 आता है।
तो अगर आप देखेंगे बी एच यानी एक इधर ये विड्थ है तो ये इसकी ऊंचाई है, तो इधर भी ये विड्थ है, इधर भी, हर चीज 2 है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये पूरा कंसेप्ट नहीं लगाना है। क्यों, मैं बता देता हूं। देखिए आपको पता है पानी इस तल पर तो पानी होगा, लेकिन केवल 2 मीटर तक पानी है, तो क्या इस छत पर थोड़ी होगा पानी ऊपर वाली। अगर ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरा है और एक कमरे में पानी थोड़ा सा भरा है तो उस छत पर थोड़ी पानी जा रहा होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, हम इसको हटा देते हैं पूरी तरह से। एक भी छत नहीं ली अभी हमने, अभी हमने 2 दीवार इधर की 2 दीवार इधर की ले ली। तो लेकिन आपको एक छत लेनी है, तो आपको क्या करना है, उसमें एक एलबी को जोड़ देना है। कंसेप्ट है, फॉर्मूले से मैं कभी ट्रिक से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कंसेप्ट है। एक दीवार हमने जोड़ दी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब आप देखेंगे 2, अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इसमें एच कॉमन, मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट कर दूं, एच अगर कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी प्लस में एल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आप देखिए एल प्लस में बी, एल प्लस में बी, तो लंबाई कितनी थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लंबाई थी 10, विड्थ यानी चौड़ाई थी 5 और ऊंचाई यानी एच थी 2। तो देखिए बी और एल, तो बी और एल, बी और एल कितना आएगा, आप कहेंगे 15, ठीक है ना, 15 आएगा। तो मैं यहाँ 15 मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। और एच कितना है यहाँ पर 2, तो मैंने यहाँ 2 भी लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। प्लस एल बी, ओ सॉरी, एल बी का मतलब क्या हो गया, एल बी का मतलब हो गया है, एल बी का मतलब क्या हो गया, इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई में डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर 10 × 5 यानी 50। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो आप देखेंगे 15 और 2 दूनी कितना होता है 4, 15 चौके 60 और 60 और 50 कितना आएगा 110 मीटर स्क्वायर में आता है सरफेस एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घनाभ, और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, दो ऊपर की दीवार होती हैं, 2 साइड्स की दीवार होती हैं और 2 नीचे की दीवार होती हैं इधर बगल वाली, तो इसलिए 6 होती हैं। तो देखिए 2, इसमें हमने ये दोनों ही हटा दी ना, तो मैंने नीचे की दीवार ली ना ऊपर की, लेकिन बाद में मैंने एक दीवार जोड़ दी नीचे वाली। तो बस सरल क्वेश्चन है, ठीक है, लगता है कि ये कठिन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है, तो ए को रेस पूरा करने में कितना समय लगेगा। कांस्टेबल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब होता है कि किसी रेस में ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है। अब आप बताएंगे कि अगर मीटर की बात चल रही है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि 1 किलोमीटर की रेस, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है सर। तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में सर होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। तो ए अगर 1000 मीटर की दूरी चल रहा है तो बी कितनी चलेगा 950। क्यों, क्योंकि बोला गया है ए बी को 50 मीटर से पछाड़ देता है। इस कंसेप्ट को मैं बताता हूं, 2 लोग दौड़ रहे हैं एक ही ट्रैक पर, ये एक ट्रैक है, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, तो ए दौड़ता है, ए पूरा इस ट्रैक को पूरा करता है, यहां तक की दूरी है 1000, और एक साथ में बी भी दौड़ रहा था, वो मान लीजिए यहां तक कहीं आ पाया, तो इसकी दूरी है 950। तो ये रेस फिनिश हो गई यहाँ पर। तो आपने देखा कि वो कितने से हार गया 50 मीटर से, इसका मतलब उसने दूरी कितनी तय की, इतनी। तो अब आप इसको रेशियो पर तोड़ेंगे, तो रेशियो पर तोड़ेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20 और 19, आप काट लेना, 5 से कटेगा, ये दूरी है। अब आप देखिए, मुझे इस लाइन को मैं फिर समझाता हूँ। जैसे ही मैंने सीटी बजाई तो दोनों लोग दौड़ना शुरू करेंगे, और जैसे ही मैं सीटी स्टॉप कर दूंगा तो मैंने क्या देखा कि ए यहाँ तक पहुंचा है उतनी दूरी में और बी कहाँ पहुंचा है, केवल यहाँ। तो दोनों ने टाइम तो बराबर लिया ना। तो एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर, मैंने आपको पढ़ाया होगा कभी इसी क्लास में कभी ना कभी, कि एस टी बराबर डी होता है। एक्चुअली में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो मैं टी को इधर ले आया। तो दोनों के लिए जब टाइम बराबर हो तो इसको तो मैं काट देता हूं, तो जो चाल होती है वो किसके बराबर हो जाती है, दूरी के। बिल्कुल दिख रहा है सर। तो अब आप देखेंगे ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस है तो अगर आपको कंसेप्ट वो भी पता है कि अगर आप उसको उल्टा करते हैं तो आप देखते हैं कि वो जिसको आप उल्टा करते हैं ना उसको ये जो दूरी है ये कितने में हो रही है, डिस्टेंस है। तो अगर आप इसे उल्टा करेंगे तो चाल, और उल्टा करेंगे तो ये रेशियो किसका बन जाएगा, अब आप कहेंगे ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है, ये आपकी टाइम का रेशियो बन जाएगा। क्योंकि टाइम, देखिए टाइम जब बराबर है दोनों के लिए, तो या तो आप इसको स्पीड कर लीजिए ना, ये स्पीड का रेशियो है, तो यही स्पीड, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है। तो स्पीड कितनी है आपकी, एक की 20 है, एक की 19, तो उसको उल्टा करते हैं तो टाइम होता है। ये उल्टा क्यों करते हैं तो मैंने आपको क्लास में कई बार बता दिया है। तो अब आपको बोला गया है कि आप देखिए
ए कितने समय में पूरा कर रहा है रेस को, 19। बी कितने में कर रहा है, 20। कितने कम समय में कर रहा है, ए 5, एक समय में, सॉरी। और ये एक किसके बराबर है, 5 सेकंड से हरा रहा है। तो 1 सेकंड का मान कितना है, 5। तो अब आपसे पूछा ए का टाइम बताएं, ए का टाइम कितना है, 19। 19 पंजे कितना होता है, 95। अगर पूछे बी को कितना समय लगेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही, अंक बदल गए हैं, डिजिट बदल गए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिया है। तो जिन लोगों ने अभी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है, मेरी गारंटी है कि आप एक बार टाइम एंड वर्क को जरूर पढ़ें। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक जब आप पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो एक भाई साहब ए हैं जो किसी काम को पूरा करते हुए 10 घंटे में काम करते हुए, तो ये एच है तो मैंने यहां लिख दिया, और कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। और बी क्या करता है, बी अकेला उसी काम को 8 घंटे करते हुए 12 दिन में पूरा करता है। तो अब इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम हम सब जानते हैं, दिख रहा है हमें, तो हमें उस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है। 8 है ना, 8 आएगा इंटू 10 इंटू 12, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा है, ये इसका एलसीएम है। आप चाहें तो अलग से भी निकाल सकते हो। देखिए, मैंने आपको बताया है उस कंसेप्ट में क्या कि E इंटू टी बराबर होता है W। सर ये क्या कंसेप्ट है, तो जो लोग नए हैं, इफिशियंसी इंटू क्षमता, इफिशियंसी यानी क्षमता इंटू समय बराबर होता है कार्य। तो अगर मैं इफिशियंसी निकालना चाहूँ तो T यही रहेगा, तो ये W के अपॉन में क्या आएगा, इफिशियंसी। तो ये जो एलसीएम होता है यही हमारा वर्क होता है। ठीक है, ये हमारा वर्क होता है। तो अब आप देखिए, ये इनका टाइम था, यानी ये इनकी टाइम था, और ये इनका वर्क है। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी तो क्या जाएगा, आपका टाइम। तो आप देखेंगे 10 और 8 से तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा 12। 10 और 8 से तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 12। ठीक है ना। अगर ये 12 आएगा तो नीचे, अगर आप नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ गया। इस बार आप देखेंगे 12 और 8 कट रहे हैं, यानी ये और ये तो कट ही जाएगा, तो ये कितना आएगा, 10। बस अब आपको पता करना है कि उस पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा। पूरा काम कितना है, 8 इंटू 10 इंटू 12, हमें नहीं पता, इतना है टोटल काम। और दोनों मिल रहे हैं, तो 12 और 8 22 इनकी क्या है, इफिशियंसी। लेकिन इनके साथ कितने घंटे काम करेंगे, ये 6 घंटे। तो 6 घंटे ये काम कर रहे हैं। 6 से इसको काट देंगे, ये 2 बार, ठीक है, और 2 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार, 11। 8 इंटू 10 कितना, 80, और 80 बटे 11 अगर आप करेंगे तो 11 सत्ते 77, 3 बचे, 3 से हम भाग दे रहे थे, 3 शेष बचा, सॉरी 11 से भाग दे रहे, 7 सही 3 बटे 11। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में कराया है। जो स्टूडेंट पीवाईपी सेशन को देख रहे हैं, तो अगर उन्होंने मेरी रेगुलर क्लास नहीं ली है तो रेगुलर क्लास को देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। आसान अभी भी मैं आपके लिए बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। इसको की कर लेना, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे व्यक्ति सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। इस क्लास को जो लोग देख रहे हैं वो लोग क्लास को पॉज करके पहले आप खुद कोशिश करें, क्योंकि क्या पता आपको ये क्वेश्चन आता हो और मैं आपको बताऊं वो दूसरा तरीका हो। तो खुद आप कोशिश करिए, नहीं आए तब आप, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। देखिए, 5 सदस्यों की औसत आयु, औसत क्या होता है, एवरेज। तो आप जानते हैं एवरेज वो संख्या होती है, देखिए एवरेज का फॉर्मूला भी होता है, पदों की कुल योग बटे पदों की संख्या, वो हम नहीं पढ़ रहे अभी। एवरेज का मतलब होता है, अगर मैं आपसे कहूं 3 लोगों का एवरेज 6 है, इसका मतलब होता है 3 इंटू 6, तो एवरेज आएगा 18। यानी 3 लोगों का जो एवरेज है वो 6, इसका मतलब 3 लोगों को बराबर बराबर वो बांट सकते हो आप, तो टोटल एवरेज कितना आएगा, 18। समझ गए। तो 5 सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो ये सदस्य कितने, मेंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मेंबर, और इनका एवरेज कितना है, 21। तो इनका टोटल कितना होगा, आप तो जानते हैं 21 पंजे 105। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, अब इसमें जो आयु है वो क्या बोला गया है कि 5 वर्ष है, तो छोटे बच्चे के जन्म के समय, आज अगर किसी की आयु 5 वर्ष है तो 5 साल पहले उसकी आयु 0 रही होगी, कहिए हाँ, बिल्कुल। तो अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं तो ये तो बच्चे की एज चली गई,
और अब ये एज बची है इन चारों की, लेकिन इन चारों की जो एज बची है ये आज है। तो अगर 5 साल पहले, सुनिए ये 4 की आ गई, इतना तो आप समझ गए सर, 4 मेंबर की आज की आयु कितनी आ गई 100। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष थी, तो टोटल कितना हो गया 105। मैंने इसमें से बच्चे को हटा दिया, भैया तो हट जाओ अपनी एज लेके, तो बच्चे कितने 100, लेकिन ये आज की है। अगर कोई पूछे अब उसका एवरेज कितना होगा, तो अब आप इसे भाग दे देंगे तो आंसर अब का आएगा 25। कोई पूछे अब परिवार की औसत आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 25। लेकिन उसने क्या पूछा, जन्म के समय, तो छोटे बच्चे का जन्म कब हुआ, 5 साल पहले। तो इन सब में ये जो 4 व्यक्ति हैं, इन सब में 5 साल पहले गए होंगे, तो 5 5 5 घटाओगे कि नहीं घटाओगे, तो एक व्यक्ति की अगर 5 साल घटाओगे 5 साल पहले जाने में, तो 4 व्यक्तियों की कितनी घटाओगे आप 20, और 20 घटाओगे तो बच्चे के समय इन सब की आयु कितनी रही होगी 80। लोग कितने हैं ये 4, तो एवरेज कितना आ गया आपका 20। ठीक है, आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बहुत ही सरल है, बिना किसी फॉर्मूले के हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आपको डाउट है तो। बाकी अगर आप क्लास को एक बार और देखेंगे तो आप कर सकते। देखिए 5 लोगों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया 105। इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो छोटा बच्चा है 5 वर्ष का, इसको मैं हटा दूं, बच्चे हटा दिया तो बच्चे को हटा देते हैं। अब आप बताइए इनकी एज कितनी बची 4, और ये लोग कितने बचे 4, एज कितनी है 100। आज है, आज मेरी एज मान लीजिए जो भी है 5 साल पहले 5 कम हुई होगी कि नहीं, तो अगर मेरी आयु 5 साल पहले 5 कम होगी, तो 4 लोगों की आयु कितनी कम होगी 5 साल पहले, 4 पंजे 20, तो 20 इसमें घटाएंगे तो 80, और 80 में अब 4 लोगों से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज कितना आएगा 20। आई होप कि आप समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। यदि 10 साल बाद देखिए अगर आप पीवाईपी सेशन पूरे देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जो ये आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया है, तो डायरेक्ट मैं आपको लॉजिकली बहुत आसान तरीके से बताता हूं। 10 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है -10। अगर मैं बात करूं, देखिए 2020 चल रहा है, ये ऐसे समझाता हूं आपको, तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगा 2010। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये जो मदर है और ये उसकी डॉटर है, तो मदर उसकी डॉटर की 3 गुनी थी। ठीक है, और 10 साल बाद ये जो शब्द है, और 10 साल बाद, ये सेंटेंस प्रेजेंट में बोला जा रहा है, यानी 10 साल बाद आप देखेंगे तो यहां से 10 साल बाद, यानी 2000, बात कब की चल रही है 2030 की। कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं, 10 साल बाद मतलब यहां नहीं। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि 10 वर्ष पूर्व, यानी आप समझ गए माइंड में क्या बात चल रही 2010 की। अगर मैं बोलूं आपसे अभी बोलूं 10 साल बाद, यानी बात चल रही 2030 की। तो उसके बाद देखें 10 साल बाद उनकी आयु, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, यानी अगर उसकी माँ 2 यूनिट की है तो उसकी पुत्री कितने की होगी 1 यूनिट की। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको लॉजिक से भी समझा दिया है पीवाईपी सेशन की पुरानी क्लास में। आज मैं आपको लॉजिक से समझा रहा हूँ जल्दी से जल्दी कैसे आंसर निकालें। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एज कभी भी नेगेटिव होती है? बिल्कुल नहीं होगी सर। एक कंसेप्ट ये क्लियर हुआ, एज कभी भी रुकी हुई होती है। आज मैं आपसे बोलूं कि आज मैं 25 साल का हूं, और 10 साल बाद जब आपसे मिलूं तो आपसे कहूं मैं 25 का ही हूं, आप कहेंगे वाह सर, एज कभी रुकती नहीं है। तो जो कोई माँ है इसकी, वो आज से 10 मतलब 2010 में 3 यूनिट की थी, और 2030 आते आते 2 यूनिट की रह गई। अरे भैया जीएसटी थोड़ी है जो कट जाएगा, एज तो हमेशा बढ़ेगी। और ये जो उसकी लड़की थी, तो लड़कियां तो आप जानते हैं वैसे ही एज कम बताती हैं, कई बार वो उनके लिए तो ये रूल फॉलो हो जाता है, वो रोक भी लेती हैं। आप देखोगे तो 4 5 6 साल से वही एज चल रही होती है, ठीक है ना। तो ये अगर ये कहे तो ये एक ही रह गई। अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप तो इस कंसेप्ट को देखें, जब भी ऐसा हो कि एज कम हो रही हो, तो एज कभी कम नहीं होती, तो आप उसको ठीक करेंगे उस कंसेप्ट को। तो कैसे? तो आपको क्या करना है, इसका जो डिफरेंस है उसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें करना है, और जो इसका डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करना है, बस। अब आपका आंसर आ गया। कैसे? एक का मल्टीप्लाई तो कहीं भी करेंगे तो वही रहता है ना, 3 और 1। ये इक्वेशन अब हमारे काम की नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 4 और 2 एकम 2। अब आप देखिए, कोई किसी की जो कोई ये मदर है वो 3 यूनिट की है। अब देखेंगे आप तो ये कितने की होगी 4 की। ये इसकी डॉटर 1 यूनिट की, ये कितने की होगी 2 यूनिट की। अब आप देखिए, ये बात चल रही थी 2010 की, है ना, और ये बात चल रही है 2030 की। मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार इसीलिए। तो अब आप देखिए दोनों की एज बराबर बढ़ेगी।
आज जितनी मेरी एज है, जितनी आपकी है, तो अपन 10 साल बाद भी मिलेंगे तो दोनों की एज बराबर बढ़ेगी। तो आप देखेंगे कितनी बढ़ रही है, कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से भी देखेंगे 1 यूनिट बढ़ रही है और यहाँ से भी 1 ही बढ़ रही है। तो 1 किसके बराबर है, तो आप देखिए 2010 से 2030 आ गई, कितने साल बढ़ गए, 20, यानी एक पेन की कीमत आपकी 20 आ गई। बस अब आपसे पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी कितना होगा, ये 60, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 20 एकम 20। ये बात चल रही है 2010 की, मुझे वर्तमान चाहिए, वर्तमान क्या है 2020। तो इसमें 10-10 और जोड़ेंगे आप, तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो आप 10-10 और जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 70, और ये कितना आएगा 30। अब इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात पूछा है तो काट देंगे 7:3। एक कंसेप्ट यहां से भी कर सकते थे कि सर एक पेन की कीमत कितनी है 20, तो 4 पेन की कितनी होगी सर 80, और 2 पेन की कितनी होगी 20 दूनी 40। लेकिन ये एज कब की पहुंच गई 2030 की, हमें चाहिए 2020 में वापस आना है। अगर किसी की एज फ्यूचर में इतनी है तो पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे, तो दोनों में माइनस कर देंगे 10-10। तो यहाँ से भी अगर आप दोनों में माइनस करेंगे तो ये भी 70 आएगा, ये भी 30 आएगा, रेशियो वही आने वाला है। आई होप कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाया है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन करने का सही तरीका यही है कि आप कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को केवल ऐसे कर सकते हैं, -10 साल पुरानी बात है, यानी माँ अगर 3 यूनिट की है तो जो उसकी बेटी है वो 1 यूनिट की होगी, और 10 साल बाद की बात चली तो 10 साल बाद ये होता है, और यहाँ पी लिख लिया करें यानी प्रेजेंट, तो वो उसकी 2 यूनिट की है, ये 1 यूनिट की है। अब तो सर ये डेटा गलत हो गया, ये 3 यूनिट की 2 की रह गई। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में आप कर दीजिए तो आपका इक्वेशन नहीं बनेगी, वो क्या बनेगी 4 और 1, इसको हटा दीजिए। अब आप देखिए ये 2 आएगा है ना, तो आप देखेंगे 1 यूनिट की इसकी डॉटर थी, 2 की हो गई, कितना बढ़ गया 1 किसके बराबर है 20 के। तो अब आपसे पूछा गया है तो ये भी 0 बढ़ गई, यहाँ भी 0 बढ़ा दी, लेकिन ये 10 साल पहले की है, 10 साल बाद आओगे तो दोनों में 10-10 जोड़ोगे आप, है ना, 10-10 जोड़ोगे तो ये कितना होगा 60 होगा, है ना, और ये 20, तो ये 70 और ये 30। ठीक है, आप चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हो, देखिए क्या होगा। एक पसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में कराया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो जिन स्टूडेंट ने अभी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नहीं देखी है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चैप्टर में प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए। फिर भी मैं आपको बता दूं, एक दुकानदार है, एक ग्रोसर है, वो 5 अंडे 4 रुपए में, यानी जो स्टूडेंट रेगुलर है वो इस बात को समझ रहे हैं, ये रुपए हैं, ये 4 रुपए में, और ये एग हैं, एग यानी आर्टिकल कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने 5, ठीक है, और उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेच देता है, यानी 5 रुपए में बेच रहा है कितने 4 अंडे। तो हमें इसमें क्या है, आर्टिकल बराबर करने होते हैं, गुड्स बराबर करना होता है। 4 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16, और ये कितना है 20। 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना आएगा 25, और ये कितना है 20। अब आप बताएंगे ये पहली वाली जो चीज़ थी वो सीपी थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीपी, और दूसरी वाली चीज़ थी वो क्या है एसपी, क्योंकि बोला गया बेच देता है, ये बेच देता है, ये खरीद देता है। अब आप बताइए कितने का सामान था आपका 16 रुपए का, कितने में बेचा 25 में। तो ये आपको दिख रहा है कितने का फायदा दिख रहा है सर, 9 का फायदा दिख रहा है, कितने पर 16 पर। 16 पर क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, और परसेंट के लिए क्या 100। तो आप 25 4 से काटेंगे ये 25, 4 से काटेंगे ये 4, 25 नंबर कितना 225, 225 बटे में 4, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, कितने बचे 2, यानी 25, 4 से 6 24, 56 सही 1/4% का क्या प्रॉफिट। तो 56 सही 1/4% का प्रॉफिट हो गया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करें। देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 999 और 999 का औसत बताएं। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, पहले तो इन सबको जोड़ना, ठीक है ना, और इन सबको जोड़ने के बाद उन टर्म से डिवाइड करना। तो 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, और 9 एकम 9 और 2 11। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 तो कभी आएगा नहीं, है ना। 3 से 3 9, केवल मैं एक ही अंक को देखिए पूरा अगर आप करेंगे तो 3 से 3 9, 2 बचे, 3 से 6 18, 2 बचे, 3 9 में 27। लेकिन मुझे पूरा भी सॉल्व नहीं करना था, अगर आप 3 से डिवाइड करते तो एक में ही 3 आ रहा है, तो ये स्मार्ट मेथड होता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में इतने शब्द टाइप किए, यानी जो टोटल टाइप किए हैं वो 16,200 शब्द टाइप कर दिए उसने कंप्यूटर से। यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करता है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति, अब आप देखिए प्रति मिनट पूछा गया है तो आप बताइए 6 घंटे टाइपिंग करता है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में कितने होंगे, तो इसको 6 बनाएंगे तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई यानी 300, कितना आएगा 360। अब आप 0 से 0 काट देंगे, आप 6 से काटिए, या आप एक काम करिए 4 से काटते हैं इसको, 4 से काटेंगे तो ये कितना है 4 चौके 16 और 0 लगाएंगे 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 नम्मे 36, 4 से काटेंगे 4 से 4 36, 4 बचे 4 पंजे 45, 9 पंजे 45 सॉरी, तो 45 शब्द प्रति मिनट आएगा। ये टोटल शब्द थे उसके, और उसने 1 घंटे में, 1 दिन में 6 घंटे टाइपिंग की है, तो 6 घंटे को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 16,200 थे टोटल शब्द, 6 घंटे टाइपिंग की है, लेकिन उसको मिनट में कन्वर्ट भी करना है, तो 1 मिनट में कितने 60 घंटे होते हैं। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको 1-1 नंबर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन 72 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, यदि वह खंबे को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई बताएं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 12 किलोमीटर की, समय कितना लिया है 10 मिनट, इस मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 60 से भाग दूंगा, 60 से भाग दूंगा तो मैं डायरेक्ट इसको ऊपर ही कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो आप कहेंगे 12 से 6 72, यानी उसकी स्पीड निकल के आ गई 72 kmph, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जिन लोगों ने ट्रेन नहीं पढ़ी है, ट्रेन हम आगे पढ़ेंगे, वहां मैंने एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि 5 MPS बराबर यानी 5 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18 kmph। अभी आप ऐसा मान लीजिए थोड़ा, है ना, कुछ चीज़ आप मान के चलिए, ये मैं आपको आगे 100% प्रूफ कराऊंगा। जब भी कभी डेटा 5 मीटर पर सेकेंड का हो तो वो किलोमीटर में हमेशा 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, या 18 किलोमीटर प्रति घंटा का डेटा हो तो मीटर पर सेकेंड में वो 5 होगा। तो जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर आप देखेंगे तो 18 का ये कितने गुना है किलोमीटर में, 18 चौके 72, यानी सर ये 4 गुना है। तो अगर मैं मीटर पर सेकंड में बात करूं तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसी ट्रेन की स्पीड एमपीएस में कितनी आएगी 20 एमपीएस। ये तो आप समझ गए। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी था कि अगर 72 किलोमीटर की स्पीड है और अगर आप उसे मीटर पर सेकंड बदल रहे हैं तो कई लोग 5/18 का भी गुणा करते हैं, बात वही है ना, कंसेप्ट वही है, ऐसा नहीं मैंने कुछ अलग किया है। 4 पंजे 20, बात तो वही है। तो यानी इसी ट्रेन की स्पीड अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 72 और मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो 20। तो आपको क्या बोला गया, यदि खंभे को पार करने में 7 सेकंड। अब आपको बताया, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय था, इस टी को मैं इधर ले जाऊंगा तो एस टी बराबर डी होगा कि नहीं होगा, आप तो ये बता दीजिए। सर बिल्कुल होगा, यानी चाल इंटू समय बराबर दूरी। तो एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन आप जानते हैं ट्रेन बड़ी होती है और ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो खंबे की कोई लेंथ नहीं होती। खंबे को पार करने का मतलब होता है वो खुद की लंबाई को कवर करेगी। ट्रेन खुद की लंबाई को कवर करती है। जब भी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करे, किसी बिंदु को पार करे या किसी पोल को पार करे, तो इसका मतलब वो खुद की लेंथ को कवर कर रही है। ये ट्रेन पार होनी कब मानी जाएगी, जब यहाँ से ये शुरू होगी और यहाँ आ जाएगी तो आप कहेंगे सर ये पार हो गई। लेकिन जब कभी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, एक पुल को पार करे, एक प्लेटफॉर्म को पार करे, तो इसका मतलब वो खुद की लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई, है ना, ब्रिज की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। उस केस में हम उस लंबाई को लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि एक पोल को पार कर रही है। तो अब आप देखेंगे स्पीड कितनी है उसकी, ये देखिए 20। सर ये 20 क्यों लिए, क्योंकि आपको पता है टाइम किस में दे रखा है। तो जब भी समय सेकेंड में हो तो स्पीड हमेशा मीटर में आएगी, जब भी कभी आपको घंटे में दिया हो तो किलोमीटर में। तो आप देखेंगे 20 × 7 यानी 140 मीटर की वो ट्रेन है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया औसत बताइए। देखिए औसत तो वैसे आप निकाल सकते हैं, फिर भी मैं बता दूं, देखिए औसत का मतलब होता है इन सबको जोड़ के डिवाइड करना। तो आप लिखना नहीं है। एग्जाम हॉल में क्या है, कई लोग उसको लिखने लग जाते हैं। अरे लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सोचिए 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल 2 कैरी 2, तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30। ये लीजिए कितने डिजिट है ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 50 आंसर आया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी आप देखिए कितने बेहतरीन दिए हैं। ये 3 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिए हैं कि आदमी का दिमाग एकदम खुल जाए। मुझे इतना पता है कि एक वर्ग का, अगर आप देखेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, तो इसका क्षेत्रफल हमेशा ए स्क्वायर होता है। और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 101 सही 1/400। देखिए मुझे इतना नहीं पता ना, मुझे सच में इतना गुणा आएगा। मुझे इतना पता है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो नीचे तो 2 आने वाला है, 20 आने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर होता है। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखिए अगर आप इसको एक ही मान लीजिए, आप तो ये मान लीजिए 100 ही है, ये तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 100 ही है ना। अब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 100 में को एक जोड़ेंगे तो लगभग 400 ही रहेगा। आप तो ये मानिए 400 रहेगा। तो ये भी कितना आएगा, आप कहेंगे ये भी आएगा लगभग 20 आएगा, है ना, ये 20 आएगा, है ना। अब ये 100 है तो आप देखेंगे ये 20 आएगा, और 20 आएगा का मतलब कितना होगा, 20 तो रहेगा ही रहेगा, लगभग 200 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 जीरो हैं यहाँ। देखिए 2 जीरो हैं, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगी, 2 जीरो कम हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना 2 होता है, तो ये आएगा। अब ये कितना आएगा, ये तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो मुझे केवल लॉजिक पता चल गया 10 के थोड़ा पास, और 10 के थोड़ा पास यही रहेगा, ये आप गारंटी से मान लीजिए। आप चाहे इसको मोबाइल से कैलकुलेट करिए, क्योंकि इसको पूरा कैलकुलेट करना अभी एग्जाम हॉल में पॉसिबल नहीं है। तो आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप इसको 100 मान लीजिए, और आप मानेंगे 400 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 बनेगा। मुझे एक जोड़ 40,000 में एक जोड़ दोगे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक जुड़ जाएगा, 40,000 एक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 40,000 का अगर आप देखेंगे तो 200 बनेगा, और 200 को 20 से डिवाइड करेंगे, 10 से बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा ज़्यादा कितना है, इतना। ठीक है, कई लोग इसमें 10.20 भी लगाएंगे, लेकिन आपको केवल याद रखना है कि एक याद रखना है। अब ये भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं क्यों, क्योंकि एक को अगर आप डिवाइड करेंगे 20 से तो 1 बटे, अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये 5 आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये 1/5 होगा, तभी ये 20 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, और समझ में आ गया तो क्लास तो लाइक तुरंत बनती है। बाद में करेंगे या अभी करेंगे, बात एक ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करें जो समीकरण इसको सेटिस्फाई कराए। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस में b, और जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, a प्लस में b, ठीक है, बराबर इसका कितना है x माइनस बी, और ये कितना है a माइनस बी, बस मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ax प्लस ये कितना होगा bx। अब a का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर x का मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो ए एक्स माइनस बी एक्स, बी का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। देखिए ये प्लस के स्क्वायर इधर आएंगे, ये माइनस, और आप देखेंगे ये ए एक्स है, इधर आएंगे तो ये भी ए एक्स माइनस कट जाएंगे। अब देखिए आप ये कितना बचेगा बी एक्स, और ये भी बी एक्स है, तो ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का ही होगा, और ये माइनस के 2bx हो जाएंगे। ये ए बी इधर आएगा तो ये माइनस का इधर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2ab। अब आपको क्या चाहिए, x का मान, इसको इधर ले आओ बेटी में, तो मैं यही ला दूं, या एक काम करते हैं अलग से ले लेते हैं, माइनस के 2b, तो देखिए b से b कट गया, a से a कट गया, तो अब आप माइनस का a आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, लगता है कि ये कठिन है, और इनको छोड़ के आते हैं, और यही सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन, इसको आप पहले थोड़ा होल्ड करके करिए, और अगर आपको ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको मैं बात करूं कि ए और बी सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू, देखिए ये मिल रही है पी क्यू, ये पी क्यू एक्चुअली क्या है, ये मैंने खुद क्वेश्चन टाइप किया है, तो उसमें क्या है मैं पी क्यू लिख नहीं पाया ना, ये पी क्यू है। ई पर सी डी पर काटती है यदि ए ई पी, देखिए ए ई और पी, ये जो एंगल है ये कितना है वाई, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ वाई, और पी ई बी, और ये कितना है एक्स, ठीक है, पी ई बी ये कितना है एक्स, और डी एफ
यानी डी एफ क्यू ये कितना है 3x, नीचे 3x। तो आपको बताना है y का मान क्या होगा। देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि ये जो समांतर रेखाएं हैं, जब ये समांतर रेखा होती है तो इनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है हर जगह से। बिल्कुल सर। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा अच्छे से देखिए। ये लीजिए, अब आप बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं ये समांतर रेखाएं हैं और ये एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये बिल्कुल फिक्स होगी। अगर आप कहेंगे ये जो दूरी होगी वही दूरी तो ये भी होगी, कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब आप बताएंगे कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 3x है, देखिए अगर ये जो डेटा है ये 3x है तो मैं इसको यहाँ 3x लिख देता हूं, और ऊपर का डेटा कितना है x यहाँ, तो अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये बराबर है। तो अब आप बताइए, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी, और ये आपको एक एंगल दिख रहा है, और एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180। तो आप देखेंगे 1x और 3x कितना हो गया, डायरेक्ट 4x, और 4x का मान 180 है, तो एक यूनिट का मान कितना आने वाला है सर, 45। बस आंसर आ गया। अब आप बताइए, एक x का मान कितना है 45, तो अगर मैं यहाँ, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ आपका 45 आने वाला है, यहाँ कितना आने वाला है 45, देखिए यहाँ कितना आएगा 45। अब आपको पता चल गया यहाँ 45 आएगा, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180। अगर 45 यहाँ आ गया तो इसकी मजबूरी हो गई, अब 135 ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो बाई का मान पूछा गया था, यही पूछा है। बताइए क्या कठिन लगता है इसमें आपको? अगर कंसेप्ट क्लियर है माइंड में तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। कंसेप्ट क्लियर के लिए ही हम क्लासेस पढ़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, इतने पैसे वेस्ट करते हैं, हजारों लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन ये क्लास आपको आज भी फ्री मिल रही है और फ्यूचर में भी फ्री ही मिलेगी। बिल्कुल PYP सेशन भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको। बस इतना सपोर्ट जरूर करना है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करने का एक तरीका है कि आपको एक पैसा नहीं लगेगा। अगर आप इसकी फीस देना चाहते हैं सच में कि सर हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी फीस, तो इसकी फीस केवल इतनी है कि आप इसकी स्टेटस को, केवल अपने स्टेटस, इस क्लास को लाइक करें और इसका जो स्टेटस है उसको लिंक बना के रख लें, इस स्टेटस क्लास की लिंक को बस स्टेटस पे लगा के रखेंगे, तो आपसे जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपने आप देखेंगे, वही मेरी फीस होगी। क्वेश्चन लगा सही है कि नहीं है? लगा कि नहीं है? सही है, बिल्कुल लगा। अब आप देखेंगे एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। जिन लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है पढ़ें, और परसेंट पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मेरे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं वहां। कैसे? एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, और 50 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गया बेचारा, तो मैंने माइनस कर दिया। एक अन्य छात्र 230 अंक प्राप्त करता है, जो 230 अंक प्राप्त करता है, जो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर ये 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 230 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है ना, तो निम्न में कौन सा बिल्कुल सही है ना? इस क्वेश्चन को आप चाहे चलो होमवर्क में लिख लीजिए, क्वेश्चन आपके होमवर्क का भी बनता है। क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आप होमवर्क कर लीजिए। आज की आपकी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज 28 क्वेश्चन हो गए हैं, मेरे हिसाब से 10-12 क्वेश्चन और बचे होंगे इस क्लास के, तो शिफ्ट सेकंड के एक क्लास और होगी। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जेल प्रहरी के 2 पेपर। तो जो लोग जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे सर जेल प्रहरी की क्लास PYP कब आएगी, तो जेल प्रहरी की PYP सेशन अगले इसी क्लास के बाद शुरू होने वाली है। वैसे तो कांस्टेबल और PYP दोनों जेल प्रहरी के सेम होते हैं, क्योंकि उनका पैटर्न और उनका सिलेबस एक ही है। फिर भी मैं आपको स्पेशली जेल प्रहरी की PYP सेशन कराऊंगा, SI के भी कराऊंगा। अगर आपको दोस्तों ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक जरूर करके जाएं क्लास को, और जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास की लिंक को अपने स्टेटस पर लगाएं, जिससे आपके दोस्तों तक अपने आप ये पहुंच जाएगी। तो अगर क्लास के व्यू बढ़ते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। आप जैसे जैसे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, अभी भी अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो मैं आपके लिए और बेहतर कर पाऊंगा, क्योंकि वही हमारा असली मोटिवेशन होता है। आई होप कि आपको ये PYP सेशन पसंद आया होगा, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। बाकी की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। कल भी PYP सेशन चलेगा, क्योंकि वेडनेसडे है और PYP सेशन MWF में आता है। कल मंडे था इसलिए आ नहीं पाया, तो आज ये स्पेशल आ रहा है ना, कल भी आपका आएगा। थैंक यू वेरी मच।